साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि डुमरांव विधानसभा सीट से ददन पहलवान का भोरता बनने वाला है, और हो सकता है कि आखिरी समय में ददन पहलवान अपनी जगह अपने बेटे को चुनाव लड़वा के खुद भाग जाए। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, और बक्सर में एक विधानसभा सीट है डुमरांव। डुमरांव को जानना इसलिए भी जरूरी है कि जो भारत रत्न थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बहुत बड़े शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पैदाइश डुमरांव में ही हुई थी, और डुमरांव में एक राजा भी हुआ करते थे। मैं सब बक्सर का एसपी हुआ करता था, तो एक बार मुझे डुमरांव के राजा साहब ने चाय पर भी बुलाया था। बहुत शानदार महल है उनका। तो ये डुमरांव की बात हुई, और डुमरांव सीट से 2-3 बार विधायक रह चुका है ददन पहलवान। ददन पहलवान का असली नाम है ददन सिंह यादव, लेकिन इसकी कुश्ती में रुचि है, पहलवानी करता था, इसलिए ये ददन पहलवान के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अब ये जो ददन पहलवान है, ये लंबा चौड़ा 6 फीट से ऊंचा पहलवानों की कदकाठी वाला आदमी है, और गुंडा मवाली तो खैर है ही। ये गुंडा मवाली होना तो एक तरह से लगता है विधायकों और सांसदों के लिए न्यूनतम योग्यता होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया है। तो ददन पहलवान भी गुंडागर्दी करता था, कुछ उसके चमचे भी थे, और गुंडागर्दी करते करते वो राजनीति में आ गया, जैसा बिहार में बहुत सारे गुंडे मवाली करते हैं। और राजनीति में आ गया तो डुमरांव का विधायक भी बन गया, एमएलए भी बन गया। सिर्फ एमएलए ही नहीं बना, एक बार तो उसको बिहार सरकार में मिनिस्टर बनने का भी मौका मिल गया। और जब मिनिस्टर बना तो पटना में उसे एक लंबा चौड़ा सरकारी बंगला मिल गया। अब ददन पहलवान ने क्या किया कि इस बंगले के कैंपस में एक अखाड़ा भी खुदवा दिया, जिसमें लोग कुश्ती लड़ सकें, और एक वीर लोरिक की मूर्ति भी स्थापित करवा दी। अब आप पूछेंगे कि वीर लोरिक कौन था? तो वीर लोरिक जो था वो अहीरों का, यानी यादवों का एक बड़ा लोक नायक, आप उसको कह सकते हैं, फोक हीरो था। वीर लोरिक की बहुत सारी कहानियां सुनी जाती है, सुनाई जाती है। ददन पहलवान खुद को वीर लोरिक का चेला मानता था। थोड़ी बहुत यादव वोट बैंक पर भी उसकी नजर थी, इसलिए उसने वीर लोरिक की एक बड़ी सी मूर्ति भी लगवा दी थी अपने कैंपस में। साथियों, ददन पहलवान से मेरा आमना सामना हुआ था वर्ष 2005 में, और महीना भी यही था, अक्टूबर का महीना था, यानी कि आज से ठीक 20 साल पहले। 20 साल पहले क्या हुआ था कि मैं बक्सर का एसपी हुआ करता था। 2005 में बक्सर में विधानसभा चुनाव हुए थे, पूरे बिहार विधानसभा के चुनाव थे, और चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बक्सर के एसपी को हटा दिया था, और उसकी जगह मुझे वहां भेजा गया था। अब ये जो अक्टूबर 2005 की बात है, तो जैसा कि होता है चुनाव के समय, आप जानते हैं बिहार में संदूक और बंदूक की राजनीति चलती है। संदूक यानी धन बल, मनी पावर जिसको कहते हैं। जो आदमी संदूक से मजबूत रहता है वो सामान्यतया चुनाव जीतता है। और दूसरा बंदूक की राजनीति होती है। बंदूक यानी बाहुबल, इंग्लिश में जिसे मसल पावर कहते हैं। तो बिहार में संदूक और बंदूक की राजनीति वर्षों से हावी है, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो। तो ये ददन पहलवान डुमरांव से चुनाव लड़ रहा था, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, इंडिपेंडेंट। और इसकी बहुत सारी शिकायतें मुझे मिलती थी कि ये डरा धमका सकता है, बदमाशी कर सकता है, गुंडागर्दी कर सकता है। तो मैंने चुनाव में बहुत ही सख्ती बरती, और चुनाव के दिन समझिए एक
पत्ता भी नहीं हिला और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली मतदान हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मतदान के 1-2 दिन बाद क्या हुआ, वोटिंग के 1-2 दिन बाद ददन पहलवान ने एक छोटे-मोटे नेता को, वो भी कोई यादव ही था, मुझे उसका पूरा नाम अभी नहीं याद है, उसको बहुत बुरी तरह पीट दिया, जिसको पोस्ट पोल वायलेंस कहते हैं, मतलब चुनाव के बाद जो हिंसा होती है। क्योंकि ददन पहलवान को ऐसी खबर आ रही थी कि उस व्यक्ति की वजह से ददन पहलवान के कुछ वोट कट गए। अब मुझे इसकी खबर मिली तो मेरा तो सर गर्म हो गया, तो मैं पहुंच गया डुमराव थाना, पहुंच गया डुमराव पुलिस स्टेशन। मैंने खुद बैठ के वहां एफआईआर करवाया ददन पहलवान के खिलाफ, क्योंकि मुझे शक था कि पता नहीं, तो थाना प्रभारी थे, जो थानेदार थे, एसएचओ जो थे, वो पता नहीं कितना अच्छा वो एफआईआर बनाएंगे। और मैंने ध्यान देके, क्योंकि बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी ददन पहलवान ने, इसलिए मैंने ध्यान देके उस एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 लगवाई, सेक्शन 307 आईपीसी। अब मैं आपको बता दूं, कानून की चर्चा हो गई है तो 1 जुलाई 2024 के पहले इस देश में आईपीसी लागू था, इंडियन पिनल कोड, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड विधान। 1 जुलाई 2024 से इस देश में नया कानून लागू हो गया है, जिसे बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता। तो उस समय में सन 2005 की जो मैं बात कर रहा हूँ, आईपीसी लागू था। आईपीसी के धारा 307 का मतलब था, सेक्शन 307 का मतलब था हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर। क्योंकि जिस तरह से कातिलाना हमला ददन पहलवान ने किया था, उससे उस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का मैंने ये किया। उसके बाद एफआईआर होने के बाद मैंने सोचा कि आज तो पहलवान को पहलवानी दिखाई देनी है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी के अभी इसकी गिरफ्तारी की जाए। आप जानते हैं कि चुनाव के समय जो इलेक्शन जब होता है तो उसमें बहुत बाहर से भी फोर्स आता है, बाहर से भी काफी पुलिस बल आता है चुनाव में मदद करने के लिए। तो हमारे पास भी काफी पुलिस बल बाहर से आया हुआ था, दूसरे राज्यों से आया हुआ था, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह। तो कश्मीर से मेरे पास एक कंपनी बीएसएफ आई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, और वो कंपनी मतलब डुमराव में ही कैंप कर रही थी। तो मैंने उसके कंपनी कमांडर को बुलाया और मैंने कहा कि भाई, एक ददन पहलवान है, गुंडागर्दी कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, इसको तो आज नहीं छोड़ना है। मैंने कहा कि आप पूरा फोर्स लेके मेरे साथ चलिए, इसको आज पकड़ना है ना, मौका मिले तो धुनाई भी कर देनी है। तो हम लोगों ने इसका पीछा शुरू किया ददन पहलवान का। अब ददन पहलवान को देखिए, इन लोग के जासूस हर जगह रहते हैं, थाना के आसपास भी इसके जासूस थे, ये मिनिस्टर रह चुका था बिहार सरकार में, वहां का विधायक था डुमराव का, इसके बहुत सारे चमचे थे। इसको खबर लग गई, तुरंत खबर ये लग गई कि भाई एसपी आके बैठा हुआ है, एसपी, और एसपी साहब ने एफआईआर करवा दिया है और अब फोर्स लेके आपके पीछे घूम रहा है। और मेरे बारे में ददन पहलवान जानता था कि अगर इसके हत्थे में चढ़ गया तो इसकी मेरी सारी पहलवानी निकल जाएगी, है ना, धुलाई कुटाई सब होगी बोनस में। उसके बाद जो सीन हुआ वो समझिए कि बिल्कुल हिंदी फिल्मों का सीन था। हिंदी फिल्मों का ये सीन हुआ कि मैंने पहलवान का पीछा शुरू किया, ददन पहलवान का। मैं था, मेरे साथ मेरा अपना फोर्स था और उसके साथ साथ बीएसएफ के जवान थे। कंपनी कमांडर बीएसएफ का उनका नेतृत्व कर रहा था, मतलब कई गाड़ियां पुलिस की थी। और हम लोगों ने ददन पहलवान का पीछा शुरू किया, उसके मकान की तरफ बढ़े। ददन पहलवान को जब पता चला तो वो गाड़ी से भागा। अब देखिए फिल्मी सीन क्या बना कि हमें पता चला कि वो बक्सर की ओर भागा है, डुमराव से बक्सर की ओर भागा है, बक्सर जिला मुख्यालय की ओर। तो हम लोग भी बक्सर की तरफ चल पड़े। अब ये पहलवान ने क्या किया कि एक नहर वाला रास्ता भी है डुमराव और बक्सर के बीच, जो एक सीधे हाईवे से अलग एक रास्ता है, ये गाड़ी लेके उस नहर वाले रास्ते में घुस गया और गाड़ी को फुल स्पीड में, मुझे पता नहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर, 140, लेकिन बिल्कुल उड़ाते हुए ये पहुंच गया बक्सर।
मुझसे थोड़ी देर पहले पहुंच गया, मुश्किल से 5-10 मिनट पहले पहुंचा होगा। हम लोग हाईवे से आ रहे थे, ये पहुंच गया। और ये गिरते पड़ते दौड़ते हुए, असल में दौड़ते हुए ये सीजेएम के ऑफिस में पहुंच गया, सीजेएम के कोर्ट में पहुंच गया। सीजेएम का मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। और सीजेएम के चैम्बर में गिरते हुए पहुंचा, बोला कि मैं ददन पहलवान हूं। सीजेएम ने कहा बोलिए बोलिए विधायक जी, क्या क्या हो गया? बोला कि सर मुझे सरेंडर करना है, आत्मसमर्पण करना है। अब देखिए नियम यह है कि यदि कोर्ट में यदि कोई व्यक्ति है तो कोर्ट में पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। कोर्ट परिसर में पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, ऐसा एक नियम है। अब इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सामान्यतया पुलिस कोर्ट परिसर में किसी को नहीं पकड़ती है। तो उसने कहा कि मुझे सरेंडर करना है। सीजेएम ने कहा कि सरेंडर करना है, किस मामले में सरेंडर करना है? तो उसने कहा कि मुझ पर एसपी ने करा दिया है, 307 आईपीसी का केस करा दिया है और मुझे उसमें सरेंडर करना है। तो होता ये है कि जब थाना में कोई एफआईआर होता है तो उसकी एक कॉपी सीजेएम ऑफिस में भी, कोर्ट में भी आती है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि तब तक सीजेएम के कोर्ट में एफआईआर की कॉपी पहुंची भी नहीं थी। अब सीजेएम ने कहा कि जब हमारे पास एफआईआर की कॉपी आई नहीं है, हमें पता नहीं है कि एफआईआर का नंबर क्या है, हमें उस केस के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो मैं कैसे आपको ये सरेंडर एक्सेप्ट कर लूं, आपका आत्मसमर्पण कैसे मैं ले सकता हूं कोर्ट में? तो अब ददन पहलवान ने कहा कि ठीक है सर, मैं यहाँ बैठता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे जितने समय होगा तब तक एफआईआर पहुंचेगा थाना से, जहां मैं पहुंचेगा मुझे आप उसमें सरेंडर करा के जेल भेज दीजिएगा। तो ये पहलवान जी की हालत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को पता चल गया कि दौड़ते हुए वो सीजेएम कोर्ट में घुस गया। तो हमने कहा कि ठीक है, अब तो यहाँ से इसको जेल ही जाना है, अब तो वो छूटेगा नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद, आधा घंटा 1.25 घंटे जितने में वो एफआईआर आ गया। ददन पहलवान को सीजेएम ने उसका सरेंडर देखा, उसको जेल भेजने के आदेश दे दिए। वो बक्सर जेल पहुंच गया। अब जेल के बारे में बताऊं कि 3 तरह के जेल होते हैं। यदि आप बिहार के संदर्भ में देखें तो 3 तरह के जेल होते हैं, केंद्रीय कारा, एक जिला कारा और एक उप कारा। यानी सेंट्रल जेल और एक डिस्ट्रिक्ट जेल और एक सब जेल आप कह सकते हैं। बक्सर जेल जो है वो बहुत बड़ा जेल है, बिहार के बड़े केंद्रीय काराओं में उसकी गिनती होती है। और एक बहुत दिलचस्प बात बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी कोने में यदि किसी कैदी को फांसी दी जाती है तो जो फांसी का फंदा होता है वो बक्सर जेल में ही बनाया जाता है और कैदियों के द्वारा बनाया जाता है। और ये परंपरा समझिए अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। जैसे मान लीजिए किसी आतंकवादी को फांसी पर लटकाया गया, अजमल कसाब को, या और किसी को, या निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटकाया गया, तो सब जगह से फंदा जो जाता है वो बक्सर जेल से ही फांसी के फंदे जाते हैं। ये एक अलग रोचक बात है। तो पहुंच गया ददन पहलवान, बक्सर जेल में पहुंच गया। उसके कुछ दिनों बाद वोटों की गिनती हुई और ददन पहलवान जीत भी गए, वहां के माननीय विधायक भी बन गए, लेकिन जगह अभी उनकी जेल में थी। उसके बाद पलटू राम की, यानी कि नालायक नीतीश कुमार की बिहार में सरकार भी बन गई। लेकिन उस सरकार में शाहाबाद से कोई मंत्री नहीं था। बिहार में सोन नदी और गंगा नदी के बीच का जो इलाका है उसको शाहाबाद कहते हैं। उसमें 4 जिले आते हैं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इन चारों जिलों से, यानी शाहाबाद से कोई मिनिस्टर नहीं था। तो इस पर पलटू राम की कुछ आलोचना भी हुई, शाहाबाद के लोग नाराज भी हो गए। तो पलटू राम ने जेल में ददन पहलवान को संदेश भिजवाया कि भाई यदि आपको जमानत मिल जाती है तो आप निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन मैं आपको शाहाबाद कोटा से मिनिस्टर बना दूंगा। अब ददन पहलवान जेल में छटपटाने लगा कि अब तो मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा यदि बेल मिल गया तो। लेकिन समस्या ये थी कि जब तक उसको बेल नहीं मिलता तब तक उसको जेल में रहना था, जेल में रहते मिनिस्टर नहीं बन सकता था। और चूंकि उसके एफआईआर में मैंने धारा 307 आईपीसी लगवा दी थी तो ये बेल मिलना आसान नहीं था। ददन पहलवान को वकीलों ने बताया कि भाई किसी तरह इस सेक्शन 307 को हटवा दो एसपी के सुपरविजन में, उसके बाद बेल मिल जाएगा, आप मिनिस्टर बन जाइएगा। अब देखिए कैसे कैसे खेल होते हैं। उस समय पटना में एक महिला रिपोर्टर थी, महिला पत्रकार,
मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन नाम लेना भी जरूरी हो जाता है। रूबी अरुण नाम था उसका। वो क्राइम रिपोर्टिंग करती थी पटना के एक बड़े दैनिक में, एक बड़े अखबार में, मेरी मतलब अपराध की कहानियां लिखती थी। ददन पहलवान से उसकी कुछ जान पहचान थी। अब ददन पहलवान ने रूबी अरुण को मेरे पास भेजा बक्सर में, और रूबी अरुण ने कहा कि सर, सिर्फ कहा नहीं समझिए कि मेरा मेरा बिल्कुल हाथ पकड़ लिया और कहा कि सर आप पहलवान जी को मिनिस्टर बनवा दीजिए, 307 हटवा दीजिए सुपरविजन में, उसके बाद आप जहां कहेंगे पहलवान साहब आपकी वहां पोस्टिंग करवा देंगे, आप चाहेंगे तो पहलवान साहब आपको पटना का सीनियर एसपी बनवा देंगे। अब देखिए कैसा लालच दिया जाता है ना। तो मेरा फिर माथा गर्म हुआ। मैंने रूबी अरुण से कहा कि भाई मैं आईपीएस इसलिए नहीं बना था कि मैं किसी क्रिमिनल को मिनिस्टर बनवा दूं, इसके लिए मैं आईपीएस नहीं बना था। अगर मैं किसी क्रिमिनल को बिहार सरकार का मंत्री बनाने लगूं 307 हटवा के और उसको जमानत दिलवा के, तो ये तो बड़े शर्म की बात हो जाएगी। मैंने रूबी अरुण को फटकार करके अपने चैम्बर से बाहर कर दिया। वो मुंह लटका के चली गई। मुझे नहीं मालूम कि उसको इस पैरवी करने के लिए ददन पहलवान ने कितने पैसे दिए थे, कितने नहीं दिए थे, लेकिन ये किस्सा हुआ। उसके बाद जेल का सुपरिटेंडेंट जो था बेउर जेल, बक्सर जेल का, वो कोई मुसलमान बंदा था, बड़ा शरीफ आदमी था। उसने हमको फोन किया। उसने मुझे कहा कि सर ये तो पहलवान जी हम लोग को डराते हैं कि मैं बिहार सरकार में मिनिस्टर बन रहा हूँ, कारा मंत्री बन रहा हूँ, यानी जेल का ही मिनिस्टर बन रहा हूँ, और मैं सबको देख लूंगा। मैंने कहा कि पहले बेल मिलेगी, जमानत मिलेगी, तब ना पहलवान जी निकलेंगे, तब ना मिनिस्टर बनेंगे। तो वो केस ऐसा पहलवान के गले की हड्डी बना कि महीनों महीनों सालों सालों वो जेल में रह गया, और उसके बाद तो फिर अगले चुनाव में उसके बाद वो चुनाव हार भी गया, विधायक भी नहीं बन सका। ददन पहलवान का एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनिए। ददन पहलवान की एक बड़ी करीबी सहेली थी, सहेली मैं कहूंगा और कोई मैं खराब शब्द नहीं कहना चाहता, वो सीआईडी में महिला सिपाही थी। अब पहलवान जी लेकर उसको घूम रहे थे अपनी कार में, ये बात भी सन 2005 की ही है, और कार में उसको घुमा रहे थे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में। मिर्जापुर के पास एक जगह है चुनार, चुनार में जाके वो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पहलवान जी को भी हल्की फुल्की चोट आ गई, ददन पहलवान को भी, और वो महिला सिपाही को भी चोट आ गई। अब दोनों को लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब जो लोकल मीडिया है, यूपी की मीडिया जो मिर्जापुर में थी, जो प्रेस रिपोर्टर्स थे, उनको खबर मिली कि बिहार के एक विधायक एक महिला के साथ घायल हो गए हैं। उन लोगों ने खुद से गेस कर लिया कि महिला उनकी पत्नी ही होगी, और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगा कि विधायक ददन पहलवान अपनी पत्नी के साथ दुर्घटना में घायल। और इस खबर को ददन पहलवान की असली पत्नी उषा देवी ने घर में देख लिया। अब उषा देवी ने कहा कि मैं घर में बैठी हुई हूं, तो पहलवान जी किस पत्नी के साथ घायल हुए हैं। अब उषा देवी पैर पटकते हुए अस्पताल पहुंची, तो पता चला कि ददन पहलवान जी सीआईडी की महिला सिपाही के साथ भर्ती। अब उसका एक अलग तमाशा हुआ, वो एक अलग कहानी है। तो साथियों, ये ददन पहलवान की कहानी है। पिछले 2-3 बार से ददन पहलवान चुनाव लड़ रहा है, हार रहा है। पिछले साल उसने बक्सर से लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया। इस बार दिलचस्प बात यह है कि ददन पहलवान और उसके बेटे करतार यादव दोनों ने नामांकन का पर्चा भरा है। आज आखिरी दिन है वापस लेने का पर्चा। खबर यह है कि ददन पहलवान इतना घबरा गया है कि वो नाम वापस ले लेगा, और इस बार जो भी फजीहत होगी वो उसके बेटे करतार यादव की होगी। तो देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।